अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए लिसनर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। चलें स्टार्ट करते हैं। माला। 4 साल कबल वो उस रोज सबरीना को उस छोटे शहर में छोड़ के खुद लंदन वापस आ गया था। वो बारिश में वापस कैसे आई होगी उसे नहीं मालूम था, ना वो पूछना चाहता था। उसने सबरीना का सामना नहीं किया। वो उससे नाराज था या शायद उसे उस पर गुस्सा था। अगले रोज उसे दोहा जाना था। वो ऑफिस गए बगैर चला गया। उसने तय कर लिया था कि वो चंद दिन लंदन से दूर रहेगा, हलाल से दूर, शम्स से दूर, अपने मैदे की दवाओं के साथ, दोहा के अपार्टमेंट में कैद होकर। मैं सबरीना से नाराज था, शायद वो भी मुझसे नाराज थी। उसे होना भी चाहिए था। मैंने उसके भाई के रोने को अदाकारी कहा था। उसने आंखें बंद की। एक कुर्ब सा चेहरे पर फैल गया, लेकिन मैंने उससे माजरत नहीं की। उन दिनों मेरे गुस्से के आगे कुछ नहीं ठहर सकता था। मुझे माजरत करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। वो हमेशा मेरे मसले हल करती थी। मैं खुद नहीं जानता कि वो मेरे पीठ पीछे मेरे लिए कितनी जंगें लड़ती होगी। शम्स कार ड्राइव करते हुए मोड़ काट रहा था। नाक पे गुस्सा था और आंखों में बेबसी। कार फोन ऑन था और उससे नगीना बेगम की आवाज गूंज रही थी। ये कैसे हुआ शम्स? उनका लहजा तेज था। नहीं मालूम, बस इतना जानता हूँ कि माहिर ने वो घोड़ा फेंक दिया है, इसलिए अब आपका भेजा नया तोहफा। एक नजर फ्रंट सीट पे डाली जहाँ छोटा सा पैकेट रखा था। उसके ऑफिस में रखने जा रहा हूँ। कार सिग्नल पे रुकी। उसने झंझला के ख्वाम खा हारन दिया। इर्द गिर्द के लोग नागवारी से पलट के उसे देखने लगे। वो तुम्हें ये करने देगा? वो कतर में है, उसे मालूम नहीं होगा। मेरा सवाल वही है, ये सब कैसे हुआ? नगीना बेगम की आवाज में गराहट थी। शम्स चौंका। सरकार, एक घोड़ा ही था, उसने फेंक दिया। हम अगला हथियार रख देंगे। और सिग्नल खुल गया। उसने कार आगे बढ़ाई। कम अकल इंसान, बात एक घोड़े की नहीं है। वो इतनी बरहमी से बोली कि शम्स घर भरा के चुप सा हो गया। जानते हो इस घोड़े में कौन छुपा हुआ था? शम्स ने खुश्क लबों में जुबान फेरी। समझ में ना आया कि क्या कहे। वो इन चीजों के बारे में मोटा मोटा इल्म रखता था, बारीक बीनियों से वाकिफ ना था। आपका कोई मोकल? वो आसिफ था, और आसिफ कोई आम मोकल नहीं था। उनकी आवाज में अब मलाल धार आया। उसकी उम्र 150 वर्ष से ऊपर थी। जानते हो एक मोकल काबू करने में कितना वक्त और तवानाई लगती है? कई हफ्ते खुद को गंदा मैला रखना होता है, नजासत से भर के। कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान बैठ के रातें गुजारनी होती हैं, और फिर ऐसे जिन्नात करीब आते हैं जो शदीद नजासत को पसंद करते हों। एक दफा वो कब्जे में आ जाएं तो हम उन्हें खुद से बांध लेते हैं। कैसे? खौफ से। खौफ इस दुनिया का सबसे कदीम तरीन हथियार है। हम जिनको डराते हैं, अगर उसने हमसे आज़ादी हासिल करने की कोशिश की तो हम उसका रिस्क रोक देंगे और उसकी जान ले लेंगे। मोकल समझता है कि आमिल उसकी जान और उसके रिस्क का मालिक है। इस खौफ के तहत वो बरसों हमारी खिदमत करता है। शम्स की कार सुस्त हो चुकी थी। वो सांस रोक के सुन रहा था। आसिफ बरसों से हमारे साथ था। वो मुसलमान था, तुम्हारे जितना मुसलमान। उनके लहजे में तंज था। मुसलमान मोकल को आज़ाद करवाना आसान नहीं होता। जब शहर के मरीज रूहानी मालजों और उल्मा के पास ले जाए जाते हैं तो वो उन पर कुरान पढ़ते हैं। कुरान जिनको जाहिर कर देता है, मौलिज आलम उसको कहता है कि मरीज का पीछा छोड़ दो। जिन नहीं मानता, लेकिन मौलिज हर चंद दिन बाद मरीज पे कुरान की तलावत करके जिनको कमजोर करता रहता है, यहाँ तक कि कई हफ्तों या महीनों की मेहनत के बाद जब जिन को यकीन आ जाता है कि उसके रिस्क और जान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो वो जादूगर की कैद से खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन जानते हो उस दिन क्या हुआ? क्या? किसी ने आसिफ को आजाद कर दिया। एक ही घड़ी में आसिफ सिर्फ घोड़े से ही नहीं निकला, बल्कि मेरी कैद से भी निकल गया। किसी ने उसे आजाद किया है शम्स। उनकी आवाज में गैजो गजब से कांप रही थी। शायद माहिर ने। शम्स उलझ गया। आसिफ जा चुका है
और हमारे पास जानने का कोई ज़रिया नहीं है, मगर उस रोज़ क्या हुआ था ये तुम मालूम करके दोगे। अब ये मामला हमारे लिए तुम्हारा काम नहीं रहा, अब ये हमारी अना का मसला है। हमारा बरसों पुराना मोक्कल जिसकी वजह से एक लम्हे में हमें छोड़ के गया है, वो शख्स हिसाब देगा। शम्स ने उलझ के फोन रखा, फिर सर झटका। वो ये बात किसी से मालूम करेगा? माहिर के ऑफिस में मामूल के काम जारी थे। शम्स को हाल में दाखिल होते बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन कोई रद्दे अमल नहीं दिया। वो माहिर फरीद का सोतेला बाप था, वो यहाँ जब मर्जी चाहे आ सकता था। शम्स तेज कदमों से नाक की सीध में देखता आगे बढ़ रहा था। एक हाथ में पैकेट था, थाम रखा था। माहिर के ऑफिस का दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था। शम्स के लबों पे मुस्कुराहट धार आई। एतमेनान से अंदर दाखिल होके उसने एहतियात से दरवाजा बंद किया, फिर बत्ती जलाई। कमरा रोशन हुआ। अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। हेलो शम्स साहिब। माहिर की कुर्सी पे एक लड़की बैठी थी, स्याह बालों की ऊंची पोनी बनाए, थोड़ी तले हाथ रखे। वो मुस्कुरा के शम्स को देख रही थी। तुम कौन? शम्स ने बदबख्त तासुरात नॉर्मल किए, हालांकि वो उसको पहचान गया था। ये माहिर की नई सेक्रेटरी थी, सबरीना। और आप यकीनन शम्स हैं। तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी लाओ, मुझे कुछ काम है। वो आम से अंदाज में कहता आगे बढ़ा और कोट उतारने लगा, जैसे यहाँ बैठ के काम करने का इरादा हो। हाथ में क्या है? वो मशकूक नजरों से उसे देखती उठ खड़ी हुई। उसकी मुस्कुराहट अब गायब थी। ये माहिर की माँ ने उसके लिए भेजा है। उसने पूरे एतमाद से वो पैकेट मेज पे रखा। ये प्री एम्बार्गो क्यूबन सिगार्स हैं, जिसे तोहफे में, एम्बार्गो से पहले के सिगार हों या तीसरी जंग अजीम के बाद के, जिन हाथों से आप इन्हें यहाँ लाए हैं, इन्हीं से वापस ले जाएं। उसने चुटकी बजा के दरवाजे की तरफ इशारा किया। शमसुद्दीन का चेहरा सुर्ख हुआ। लड़की, तुम होश में हो? मैं माहिर का सोतेला बाप हूँ। सगे होते तब भी मेरा यही जवाब होता। वो सीने पे बाजू लपेटे किसी दीवार की तरह उसके सामने खड़ी थी। जो घोड़ा आपने रखा था वो हम फेंक चुके हैं। अब आप यहाँ कोई चीज ला के नहीं रख सकते। जाके अपने जादूगर को कह दें कि वो किसी दूसरे घर का रुख कर ले। उसकी आंखों में देखते हुए नडर अंदाज में कह रही थी। जादूगर, जादू की जिस नजासत में आप फंसे हुए हैं, वो आपकी कब्र को अंगारों से भर ही रही है, लेकिन दुनिया में भी आपको रुसवा कर देगी। मैंने आज तक जादू करने और करवाने वालों को इज्जत की मौत मरते नहीं देखा। क्या बकवास है ये? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? शम्स का सारा जिस्म गुस्से से कांपने लगा था। आपका दाखिला आज से इस इमारत में बंद है। आपका सिक्योरिटी कार्ड भी ब्लॉक कर रही हूँ। आप आइंदा यहाँ कदम नहीं रख सकते। शम्स चंद लम्हे उसे देखे गया, फिर क्यूबन सिगार्स का बॉक्स उठाया और जहर खुंद अंदाज में मुस्कुराया। तुम भूल रही हो कि मैं हलाल का बाप हूँ। उसे ड्रॉप करने और वापस लेने किसी भी वक्त यहाँ आ सकता हूँ। सॉरी, मैं बताना भूल गई, हलाल का दाखिला भी यहाँ बंद है। उसने शाने उचकाए। शम्स चंद लम्हे कुछ बोल ना सका। इसलिए नहीं कि वो आपकी बेटी है, आपको हम तब भी रोक सकते हैं, बल्कि इसलिए कि माहिर नहीं चाहता कि आपके इन जादुई करतबों की वजह से उसे नुकसान पहुंचे। कुछ था उसकी आवाज में कि शम्स जहां था वहीं रुक गया। हलाल का इस हिसाब से क्या ताल्लुक? चेहरा सफेद पड़ने लगा। क्या उसने आपको नहीं बताया? सबरीना ने गौर से उसे देखा। वही तो थी जिसने घोड़े में उसे देख लिया था, जिसे हम नहीं देख सकते। उसी के कहने पे वो चला गया था। शम्स के कदमों तले से जमीन सिरकने लगी। वो बहुत कुछ कह सकता था, गुस्सा, धमकियां, लेकिन तमाम अल्फाज खत्म हो चुके थे। उसने धीरे से कोट वापस पहना। हाथों में जान नहीं रही थी। कार में वापस पहुंच के उसने वो पैकेट फ्रंट सीट पे डाल दिया। उसकी परेशानियों की फहरिस्त में बहुत नीचे था। जहन एक ही लम्हे में बहुत पीछे चला गया। एक सया सफेद सा मंजर, कई बरस पुराना। कदरे जवान शम्स फोन पे इस तरह भी अंदाज में कह रहा था, सरकार, मुझे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया था। आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। तुम्हारा नामुमकिन क्या है? एक रोबदार निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं कासिम फरीद का बॉडीगार्ड हूँ। वो कौन है? एक अमीर आदमी जिससे मुझे नफरत है, शदीद नफरत। ये नफरत नहीं, हसद है। वो तंजिया हंसी। मुझे हर वो चीज चाहिए जो उसके पास है। उसकी आंखों में तपश सी उभरने लगी। उसकी दौलत, माशरे में मुकाम और उसकी बीवी। बीवी के जरिए सब कुछ हो जाएगा शमसुद्दीन। कैसे? उसके चेहरे पे रौनक उभरी। कासिम फरीद पे सहरुल मर्ज करना पड़ेगा और उसकी बीवी पे सहरे इश्क। फीस क्या होगी? सहरुल मर्ज की फीस
यूरोज में होगी, तुम्हारी तवक्का से ज्यादा, लेकिन सहरे इश्क की कोई फीस चंद बरस बाद हम तुमसे ले लेंगे। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। सहरे इश्क की शादी से पैदा होने वाला पहला बच्चा सरकार का होता है। क्या तुम मुझे अपना बच्चा दोगे? शम्स को सोचने में एक लम्हा भी ना लगा। वैसे भी राबेल कासम फरीद एक बढ़ती उम्र की औरत थी। यकीनन वो बच्चे पैदा करने की उम्र से बाहर निकल चुकी थी। मुझे मंजूर है सरकार। मंजर बदला। वक्त बरस आगे सिरक आया। शम्स अस्पताल के कमरे में शाल सा बैठा था। नर्स ने एक कंबल में लिपटी बच्ची उसकी गोद में डाली थी। वो चंद लम्हे गुमसुम सा उसे देखे गया, फिर तेजी से उसे वापस थमाया और बाहर को भागा। सरकार, मुझसे मुंह मांगी फीस ले लें, वो पार्किंग एरिया में चलते हुए भीगी आवाज से कह रहा था। लेकिन मैं अपनी बेटी आपको नहीं दे सकता। एक ही नजर में मेरा दिल उसकी मोहब्बत से भर गया है सरकार। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं किसी से इस दुनिया में मोहब्बत नहीं करता। मेरा कोई अपना नहीं है सवाए इसके। मुझसे मेरी बेटी मत छीने। दूसरी जानिब हल्का सा कहका सुनाई दिया। जाओ शम्स, तुम्हें माफ किया। और राब्ता मुनकता हो गया। वो आंसुओं भरा चेहरा लिए हैरत से फोन को देखने लगा। क्या वाकई सरकार ने उसे माफ कर दिया था या टाल दिया था? और इतने बरसों में सरकार ने जब जब उससे हलाल का पूछा, उसका माथा ठुनक जाता। रीढ़ की हड्डी में एक बड़की लहर दौड़ जाती। वो सरकार को झिड़क देता, कभी मौजू बदल देता। उसने हलाल को स्कूल में दाखिल करवाने की बजाय होम स्कूलिंग शुरू करवाई। उसने उसके हाथ में कभी मोबाइल और आईपैड्स नहीं दिए। उसे सारी दुनिया से छुपा के रखना चाहता था। और अब माहिर की सेक्रेटरी कह रही थी कि हलाल ने वो देखा जो वो नहीं देख सके। सरकार, बिला आखिर उसने कार फोन पे चंद बटन दबाए। राब्ता मिलते ही नगीना बेगम का मुंतजिर हेलो सुनाई दिया। मैंने मालूम कर लिया है कि आसिफ को किसने रहा करवाया है। किसने? नगीना बेगम जानने के लिए बेताब थी। सबरीना। शम्स ने खुश्क होते हलक के साथ अल्फाज जोड़े। कौन है वो? वो चौंकी। माहिर की नई सेक्रेटरी। उसने घोड़े में मौजूद शय को देख लिया था। उसने घोड़ा फेंकवाया है। उसी ने मुझे दोबारा ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया। उसकी उंगली पे डिजिटल तस्बीह बंधी थी। वो जिक्र अज़कार करने वाली लड़की है। वही आपकी दुश्मन है सरकार। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ भी कांप रहे थे। तुम्हें यकीन है? सरकार का लहजा मशकूक था। 100%। वो सोचने लगी। माहिर इस वक्त कहाँ होगा? दोहा में। क्यों? वो इस सवाल पे चौंका था। दोहा गर्म था। वहां आके दिल पे जमी बर्फ पिघलने लगी। लेकिन सिगार्स की तादाद में इजाफा हो गया। मैदे का दर्द गले तक पहुंच के अब कंधों को मुतासिर करने लगा था। ये दर्द बाज दफा सोने नहीं देता था। उस रोज वो एमआरआई करवा के घर आया तो कंधे हनूज बोझल थे। स्पेशलिस्ट के मुताबिक ये सिर्फ डिहाइड्रेशन थी। उसके दर्द की ठोस वजह किसी को नहीं मिलती थी। सबरीना की बताई वजह बार बार जहन में आती, लेकिन उसने अपना जहन उस तरफ से बंद कर लिया था। उस सुबह भी नींद की चंद दुआएं फांकी और अपार्टमेंट के पर्दे गिरा के बिस्तर पे लेट गया। बहुत दिन बाद उसे इतनी अच्छी नींद आई थी। चंद घंटे गुजरे थे या चंद साल, उसका जहन फर्क नहीं कर सका, क्योंकि वो घंटे की तेज आवाज थी जिसने उसे जगाया। माहिर चौंक के उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, बत्तियां गुल थी। ऐसे में फोन चमक चमक के थरथरा रहा था। गैर शनासा लोकल नंबर। उसका सर भारी था और आंखें बोझल। बदवक्त मोबाइल कान से लगाया। हेलो? हनूज सी आवाज हलक से निकली। हेलो? जवाब में एक परेशान सा निस्वानी हेलो सुनाई दिया। फिर एक वक्फा। कौन? माँ मार? क्या? उसको समझ में नहीं आया वो कौन थी और क्या पूछ रही थी। मैं माँ भैया ना हूँ, हम एयरपोर्ट पे मिले थे। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। उसके सोए जहन में एक कूंदा सा लपका। उसने खुद को कहते सुना, 1 in 50। शायद जहन को याद आ गया था, लेकिन जहन उसे बता नहीं रहा था वो कौन थी और 1 in 50 का क्या मतलब था। आपने कहा था अगर मैं आपके शहर में आऊं तो बताऊं। वो परेशानी से तेज तेज बोल रही थी। मैं एक मसले में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो एयरपोर्ट पे थी और उसे मेरी मदद चाहिए थी। खिड़की पे गिरती बारिश की बूंदें अब सुस्त हो चुकी थी। यास्मीन सामने बैठी खामोशी से सुन रही थी। वो अब काउच की टेक से सर टकाए याद करके कह रहा था, मैं सबरीना से नाराज था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे ही कॉल की।
اور اپنے لیے ایک فلائٹ بک کروانے کو کہا تاکہ میں بورڈنگ لاؤنج تک رسائی حاصل کر سکوں۔ تم ایک اجنبی کی مدد کرنے کیوں گئے؟ میں نہیں جانتا۔ میں اس وقت بھی نیند کی دوا کے زیر اثر تھا۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوحہ کے وسط میں ایک بڑا سا زرد رنگ کا بھالو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پہ ایک ڈیسک لیمپ جل رہا تھا، یوں جیسے اس کا سر لیمپ میں پھنسا ہوا ہو۔ یہ 23 فٹ اونچا کانسی کا بنا بھالو دنیا بھر کے ملکوں سے دوحہ کے ایئرپورٹ پہ آنے والے مسافروں کے لیے نوسٹیلجیا کا کام کرتا تھا۔ وہ انہیں اپنے بچپن کے بیڈ روم کی اسٹڈی ٹیبل پہ ڈیسک لیمپ کے ساتھ رکھے کسی بھولے بسرے بھالو کی یاد دلاتا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ بھالو کے قدموں میں کھڑے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ وہیں کھڑی تھی، ایک کندھے پہ سفید بیک پیک ڈالے اور چھوٹے بالوں والی لڑکی خوفزدہ پریشان نگاہوں سے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ 1 in 50؟ وہ چونک کے پلٹا، نگاہیں اس سے ملی۔ اس کی آنکھوں میں نیلا مسکارا لگا تھا، البتہ لپسٹک مدھم ہو چکی تھی اور چہرے کی رنگت سفید سی تھی۔ ماہر کو دیکھ کے ایک تھکان بھری سانس خارج کی۔ تھینک یو آپ کے آنے کے لیے۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن رو دینے کے قریب تھی۔ کیا ہوا؟ وہ خراب گلے جیسی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میرا؟ وہ قدرے جھجکی، لمحے بھر کو غور سے اس اجنبی معمار کو دیکھا۔ یہ آدمی ویسا تازہ دم اور پر اعتماد نہ لگتا تھا جیسے 2 برس پہلے تھا۔ اس کے لیے قطر ایئر ویز کے سٹاف کو ڈانٹ دینے والا، اسے اپنے ساتھ المرجان لاؤنج میں لانے والا، اسے ڈنر کرنے پر مجبور کرنے والا، یہ قدرے مختلف سا تھا۔ اس کا لباس ملگجا اور آنکھیں متورم تھی، جیسے نیند سے جاگا ہو یا جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ بھری شیو، گہرے ہلکے کمزور چہرہ۔ میرا وائلٹ کھو گیا ہے۔ اس نے پلکیں جھپکائی، آنسو اندر ہی اتار لیے۔ یہ طے تھا کہ مبینہ مبین آج نہیں روئے گی۔ کیا تھا وائلٹ میں؟ پیسے، کارڈز، پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، موبائل، سب کچھ۔ پھر اضافہ کیا، موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ وہ چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نے مجھے کال کیسے کی؟ ایک مسافر کے فون سے۔ آپ نے اپنا نمبر میرے بیگ پہ لکھا تھا۔ ماہی نے سفید بیک پیک کا سٹرپ دیکھا، وہاں پرماننٹ مارکر سے سیاہ رنگ میں اس کا فون نمبر لکھا تھا، جو بہت دفعہ صاف کرنے کے باوجود نہیں مٹا تھا۔ مجھے اپنے گھر کے لینڈ لائن کے علاوہ کوئی نمبر یاد نہیں، سمجھ نہیں آیا کس کو کال کروں۔ میں لاہور سے کینیڈا جا رہی تھی، وہ تیز تیز بتا رہی تھی۔ صبح 10:30 بجے میں یہاں اس ایئرپورٹ پہ اتری ہوں۔ 9 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا۔ اب 1 گھنٹہ پہلے میں ایک جگہ سو گئی، جب اٹھی تو میرا وائلٹ غائب تھا۔ یقیناً کسی نے میرا وائلٹ چرا لیا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھے گیا۔ میں نے سیکیورٹی سے بات کی ہے، اپنے قدموں پہ واپس ہر اس جگہ گئی جہاں سے میرا گزرا ہوا ہو، مگر بے سود۔ اب میں ایئرپورٹ پہ پھنس گئی ہوں۔ بورڈنگ پاس اور پاسپورٹ کے بغیر میں فرینکفرٹ کی فلائٹ بورڈ نہیں کر سکتی۔ یہ مجھے واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دیں گے، اس لیے آپ کو کال کی ہے۔ وہ بہت وقت سے خود کو رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی۔ وہ سانس روک کے سن رہی تھی۔ کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ ماہی نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ لنچ جلدی کر لیا تھا، لیکن وائلٹ کھونے کے بعد کچھ نہیں کھایا۔ میں بنا بورڈنگ پاس کے ایئرپورٹ سے کچھ نہیں خرید سکتی۔ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر تم مجھے دوبارہ سے ساری کہانی بتانا۔ واللہ مجھے ایک لفظ نہیں سمجھ آیا۔ وہ جھڑجھڑی لے کر آگے بڑھ گیا۔ ماہی کے کندھے ڈھلک گئے، شاید اس نے اسے کال کر کے غلطی کی تھی۔ وہ نیند میں تھا یا کیا معلوم بیمار ہو۔ ایک بیمار آدمی اس کی کیا مدد کرے گا؟ وہ بے دلی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ زرد بھالو سے چند میٹر دور ہیٹرز ٹی روم بنا تھا۔ اس کے ایک دروازے کے باہر سبز یونیفارم پہنے ایک بھالو کھڑا تھا۔ ساتھ دیوار میں بنی کھڑکی تھی جس سے ٹی روم کے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ دونوں اندر بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے باہر رکھی میز کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ ارد گرد دوسری شاپس اور بیگز اٹھائے آتے جاتے مسافر دکھائی دیتے تھے۔ دوسرے حصوں کی نسبت یہ ایئرپورٹ کا قدرے خاموش کونا تھا۔ ماہی اس آدمی کو وہاں بلانے پہ پچھتا رہی تھی۔ اسے عباد سے رابطہ کرنا چاہیے، اس کے فون سے یا ایئرپورٹ کے کمپیوٹر سے عباد سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتی تھی، لیکن کیا کہے گی وہ؟ ایک دفعہ پھر ایئرپورٹ پہ اس نے اپنا تماشا بنایا تھا۔ اف،
पिछली दफा बचत हो गई थी, तब उसका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, लेकिन गुज़श्ता 2 वर्ष में उसने अबाद के साथ कई सफ़र किए थे। वो अब 19 साला माही नहीं थी, लेकिन उसे आज अपना आप फिर से 19 साला माही की तरह महसूस हो रहा था। मैं सो रहा था जब तुम्हारी कॉल आई। मैं कॉफ़ी के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। वो कुछ कह रहा था। माई चौंक के सीधी हुई। वो कॉफ़ी का घूंट भर रहा था। ये उसका दूसरा कप था। उसका चेहरा गीला और सामने बाल नम थे। वो अभी मुंह धो के फ्रेश हो के आया था। अब वो बेहतर लग रहा था। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप किसी तरह मुझे मेरी फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट पे बोर्ड करवा सकते हैं। वो परेशान थी। उसने कहा था दोहा उसका शहर है। उसे एक बाअसर आदमी लगा था। शायद वो अथॉरिटी से बात कर सके, कोई असर रसूख इस्तेमाल कर सके और वो जादू से कनाडा पहुंच जाए। बगैर बोर्डिंग पास और पासपोर्ट के तुम कहीं नहीं जा सकती। अलबत्ता हम तुम्हारा वॉलेट ढूंढ सकते हैं। वो संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जा था। मेरा वॉलेट चोरी हुआ है। अब कैसे मिलेगा? ये दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट किसी वजह से है, क्योंकि यहाँ ऐसे जुराइम नहीं होते। उसने जेब से कलम निकाला और एक टिश्यू पेपर सामने किया। अगर तुमने अपने सेविंग्स एक महंगे बैग की बजाय तनकीदी नजरों से उसके बैकपैक को देखा, एक एयर टैग या आईफोन पे इन्वेस्ट की होती, तो आज तुम फाइंड माई आईफोन से अपना फोन ढूंढ सकती थी। मैं एंड्रॉयड यूज करती हूँ और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसने आंखें घुमाई। एक तो ये कम वक्त एप्पल यूजर्स खौम खा का एहसास बरतरी। तुम कहाँ सोई हुई थी जब तुम्हारा वॉयलेट खोया? प्रेयर एरिया में। मुझे ऐसे मत देखिए। हम जैसे लोगों के पास बिजनेस क्लास लाउंज की रसाई नहीं होती। हम एयरपोर्ट्स पे नमाज की जगहों पे ही सोते हैं। वो सर झुकाए टिश्यू पे कुछ लिख रहा था। और तुम्हारी फ्लाइट में कितना वक्त रह गया है? 3 घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी हमारे पास तुम्हारा वॉयलेट ढूंढने के लिए 3 घंटे हैं। माहिर ने अपने फोन पे टाइमर सेट किया और उसे दरमियान में रखा। माही ने उलझ के उसे देखा। वहां 3 घंटे का वक्त सेट था और हर सेकंड के साथ वक्त घटता जा रहा था। आप किसी से मेरे लिए बात नहीं करेंगे? एयरपोर्ट स्टाफ से? किसी से? उसने बेचैनी से याद दिलाया। जिस मकसद के लिए उसने उसे बुलाया था, उसको सुन ही नहीं रहा था। नहीं, क्योंकि हम तुम्हारा वॉयलेट ढूंढ लेंगे। तुमने कहीं गिराया होगा। अब तक उसे कोई चुरा के जा चुका होगा। वो नहीं मिलेगा। आप वक्त जाया कर रहे हैं। उस अजनबी ने आंखें उठा के एक नजर उस पर डाली तो माही कदरे धीमी पड़ी। हम उसे कैसे ढूंढेंगे? चीजें वहीं से मिलती हैं जहां से उनको खोया जाता है। मैं हर उस जगह गई हूँ जहां मैं गई थी। हर रास्ते को देखा है। वॉशरूम, लिफ्ट, सीढ़ियां, वो कहीं नहीं है। एक दफा फिर उसने आंसुओं को पीछे धकेला। वो रोएगी नहीं। माही ने पीछे टेक लगाई और बगौर चंद लम्हे उसे देखता रहा। स्कूल में मैथ पढ़ी थी? स्कूल की मैथ्स का अमली जिंदगी में कोई फायदा नहीं होता। थ्योरीज, फार्मूले, अलजबरा एम ही पढ़ाते थे स्कूल में। उसने नाक चढ़ाई। यानी तुमने अब तक नहीं सीखा कि दुनिया में हर शय रियाजी की मोहताज है। अब के माही को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने पीछे टेक लगा ली और बाजू सीने पे लपेट लिए। कैसे? मैथ्स दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर है। मैथ्स के थ्योरम और फार्मूले तुम्हें इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि तुम बड़े होकर अमली जिंदगी में उनके जरिए अपने मसले हल कर सको। मैं अपना वॉयलेट मैथ के जरिए नहीं ढूंढ सकती ममार साहिब। उसने खुफगी से माहिर को देखा। किसी को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। वो यकीनन उसी चीज का बदला ले रहा था। ढूंढ सकती हो, क्योंकि मैथ्स हमें सिखाती है कि दुनिया की हर चीज नंबर्स में बयान की जाती है और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। वो टिश्यू पे चंद लकीरें खींच रहा था। तुम लाहौर से दोहा किस वक्त पहुंची? करीबन 10:30 बजे। यानी 10:30 बजे तुम्हारा वॉयलेट तुम्हारे पास था। उसने सबसे ऊपर लिखा 10:30 AM। और किस वक्त तुमने देखा कि वॉयलेट गायब है? पूरे 2 बजे। उसे याद आया जब वॉयलेट चोरी हुआ तो मैंने वक्त देखा था, क्योंकि मैं सो कर उठी। तुम्हारा वॉयलेट 2 बजे चोरी नहीं हुआ। उसने तेजी से टोका। 2 बजे तुम्हें मालूम हुआ कि वो खो गया है। एक ही बात है। एक बात नहीं है। तुम्हें मुझे नंबर्स में बताना होगा कि तुम 10:30 बजे से 2 बजे तक क्या करती रही हो। एक ट्रांजिट करने वाला मुसाफिर बार बार घड़ी देखता है। नंबर्स मुझे बताएंगे कि तुम्हारा वॉयलेट कहाँ है। माही के चेहरे पे छाई परेशानी अब उलझन में बदल चुकी थी। उसका दिमाग समझने से कासिर था कि वो यहाँ बैठे बैठे उसका वॉयलेट कैसे ढूंढ लेगा, लेकिन उसके पास उस शख्स के सिवा कोई ना था।
एयरपोर्ट पर आते ही तुमने पहला काम क्या किया? मैंने अपनी बहन को कॉल की थी। सुबह 10:35। वो एक खुशगवार सी सुबह थी। हवाई सफर का मखसूस जोश लिए वो ट्रांजिट मुसाफिरों के साथ जब एयरपोर्ट के बाहर रौनक एरिया में दाखिल हुई तो आंखें बंद करके सांस अंदर खींचा। इस एयरपोर्ट पे 2 साल कबल उसके साथ अच्छा तजुर्बा पेश नहीं आया था, लेकिन इस दफा वो इन यादों को अच्छी यादों से तब्दील करेगी। उसका ट्रांजिट 9 घंटे का था। वो खाएगी, पिएगी, इंजॉय करेगी, शॉपिंग करेगी। 9 घंटे बाद उसकी फ्रैंकफर्ट की फ्लाइट थी और वहां से वैनकूवर। हर चीज बेहतर तरीके से हो रही थी। माही ने सफेद बैकपैक से सुर्ख रंग का वॉलेट निकाला और उसकी जिप खोली। ये ट्रेवल वॉलेट था जो इतना बड़ा था कि उसके अंदर करेंसी, कार्ड्स, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, गर्ज हर जरूरी सफरी शय रखने की गुंजाइश थी। और बैरूनी खाने में मोबाइल फिट आ जाता था। उसने मोबाइल निकाला और वॉलेट वापस एहतियात से बैग में डाला। वाईफाई कनेक्ट करके सबसे पहले उसने माँ को कॉल मिलाई। उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उसने माला का नंबर मिलाया। दोहा पहुंच गई हूँ, वीपीएन ऑन कर लिया है, बैटरी लो है, कहीं आराम से चार्ज करूंगी, तुम कैसी हो? वो एक ही सांस में बोलती गई। सामने जर्द भालू अपने लैंप में सर फंसाने के बाद शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए हुए बैठा था। फास्ट फॉरवर्ड। माहिर ने हाथ से ऊन लपेटने का इशारा किया। वो उसकी तफसीलात से उकता गया था। वो दोनों हीटर्स टी रूम की खिड़की के बाहर बैठे थे और कॉफी के कप उनके दरमियान रखे थे। माही ने नाराजगी से उसे देखा और सर झटका। मैं कॉल करके वॉशरूम गई मगर मैंने वजू नहीं किया क्योंकि किसी नमाज का वक्त नहीं था। तुमने वॉलेट वॉशरूम में नहीं गिराया? उसने मशकूक नजरों से माही को देखा। नहीं ममार साहिब। माही ने दांत पे दांत जमा के बहुत जब्त से उसे देखा क्योंकि वहां से मैं उसी टी रूम तक आई थी और मैंने कॉफी और डेजर्ट खाया था और बिल देते वक्त बोर्डिंग पास दिखाया था, यानी इस वक्त वॉलेट मेरे पास था। फिर फिर यहीं अंदर मुझे नगीना आंटी मिल गई। हैं? माहिर फरीद ने उलझ के उसे देखा। नगीना आंटी कौन है? 11:15 बजे के करीब मुबैना मुबीन उसी वक्त हीटर टी रूम में बैठी थी। सुरख वॉलेट मेज पे रखा था और सफेद बैग पे खाली कुर्सी पर। वेटर ने जैसे ही उसी की कॉफी और तरमैसो सामने रखा उसने झट मोबाइल निकाल के तस्वीर खींची और फैमिली ग्रुप पर भेज दी। बैटरी कम थी, चलो कहीं चार्ज करेगी, पहले कॉफी पी ले। मोबाइल रखा ही था कि सामने वाली मेज पे नजर पड़ी। वो चौंकी, आंखें छोटी की, फिर चेहरे शनासाई दौड़ी। नगीना आंटी, कदरे ऊंची आवाज में पुकारा। इस मेज पे बैठी खातून ने चौंक के गर्दन मोड़ी। नगीना बेगम आज से बहुत मुख्तलिफ थी। चाको चुबंद दराज कद, उनके कंधे अभी ढल के नहीं थे। बाल स्याह डाई किए हुए थे, ऐनक नदारत, दुबली पतली समार से सर पर दुपट्टा लिए, एक कंधे से दुपट्टा कंधे तक उठाए जिससे एक आस्तीन दिखाई देती थी। ग्रेसफुल सी सलवार कमीज पहने, हाथ में तस्बीह, सांवला चेहरा फ्रेश और पुरकशिश था। आंखों पे काजल और हल्की लिपस्टिक थी। वो ऐसी खातून थी जिन्होंने बढ़ती उम्र के बावजूद खुद को फिट कर रखा था। माही को देख के हल्का सा हैरान हुई, फिर लब मुस्कुराहट में ढले अपनी जगह से उठी और उसके सामने आई। मैं माही हूँ, पूरे जहां की बेटी। वो तेजी से खड़ी हुई। बिल्कुल मैं पहचान गई हूँ बेटा, बहुत अरसे बाद देखा है। वो तमकनत से मुस्कुराती उसके सामने बैठी, टांग पे टांग जमाई, हाथों में हीरे की अंगूठियां थी। आप यहाँ कैसे? आप तो दुबई होती थी ना? साथ ही तो है दुबई। एक फैमिली फ्रेंड से मिलने दोहा आई थी, शॉर्ट ट्रिप। वो गहरी नजरों से माही को देखते हुए मुस्कुराई। माशाल्लाह, कौन सा मंथ है? माही के गाल हल्के से सुर्ख हुए। वो झीम के मुस्कुरा दी। चौथा। अलबत्ता उसकी मुस्कुराहट में हैरत भी थी। उसने बहुत खुला सा लंबा फ्रॉक पहन रखा था और वो अभी तक काफी स्मार्ट थी। पाकिस्तान में 2 महीने रही थी। पिछले हफ्ते एक शादी अटेंड की। किसी को शक भी ना हुआ कि वो उम्मीद से थी। दूसरी दफा थी और नजरे बद के डर से माँ ने उसे किसी को भी बताने से मना किया था। फिर भी नगीना बेगम ने भांप लिया था। मुबारक हो। वो बहुत गौर से माही को देख रही थी। आप कैसी हैं? आपका बेटा राइटर बन गया है ना? मैं उसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। हाँ बस आजकल उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। तुम बताओ अम्मी कैसी हैं? फिर याद आया, तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? उसकी कहीं बात वगैरह? यानी चंद मिनट तुमने एक रैंडम रिश्तेदार आंटी से गॉसिप की, आगे? उसने फिर से हाथ को घुमाया। फास्ट फॉरवर्ड प्लीज। माही ने गहरी सांस ली।
اس کی کمر اب درد کر رہی تھی۔ اس نے ویٹر کو اشارہ کیا، مجھے پانی چاہیے۔ اس نے تھکان سے پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ نگینہ بیگم سے ہونے والی ساری گفتگو اس کھٹور آدمی کو نہیں سنا سکتی تھی۔ شاید اس کے نزدیک چھوٹی تفصیلات وقت کا ضیاع تھی۔ کشمالہ ٹھیک ہے، وہ مختصر بولی۔ کچھ محتاط سا ہو گیا اس کے لہجے میں۔ اسے یاد آیا ماں نگینہ آنٹی کو خاص پسند نہیں کرتی تھی، نہ جانے کیوں۔ ان کو اپنے بیٹے کے لیے کہیں مالا کا خیال تو نہیں آ رہا؟ رشتہ وغیرہ ہوا ہو اس کا؟ ابھی وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اس کو چند سال اپنا کریئر بنانا ہے۔ نگاہیں چرا کے اس نے ویٹر کو اشارہ کیا، ایک کافی مزید۔ پھر انہیں دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہی تھی، جیسے ان کی نگاہیں ماہی کے اندر تک جا رہی ہوں۔ اور تم خوش ہو ماہی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ غیر آرام دہ سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس حالت میں رشتہ دار عموماً نظر لگا دیتے تھے۔ اس کے اندر خوف اٹھنے لگا، کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب اس کو اپنی فیملی ہونے کی امید تھی۔ اس دفعہ کچھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ اس نے اب کے نگینہ بیگم کو غور سے دیکھا۔ وہ برینڈڈ بیگ کے ہاتھ میں لیے تسبیح اور پیروں میں جوگرز پہنے ہوئے تھی۔ وہ عام سی دیسی خاتون تھی، مانا کہ دبئی میں رہتی تھی، لیکن کیا وہ ایئرپورٹ سے دوحہ کسی کے گھر یوں ہی اکیلی چلی جائیں گی؟ اس نے دیسی آنٹیز کو کم ہی اتنا پر اعتماد اور ایکٹیو دیکھا تھا۔ بیٹے اور شوہر کی اپنی اپنی زندگی ہے، میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ بات کرتے کرتے نگینہ بیگم کی نظر اس کے بیگ پیک پہ پڑی۔ گردن ترچھی کر کے سٹرپ پہ لکھا نمبر پڑا، پھر چونک کے ماہی کو دیکھا۔ تم نے اپنا بیگ خراب کر دیا ہے؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ عباد کے کام ہے، کسی کا نمبر لکھ رہا تھا، پیپر نہیں ملا تو میرا بیگ تباہ کر دیا۔ اس نے خفہ سے بیگ کا رخ الٹا دیا، نمبر چھپ گیا۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ مالا ٹھیک کرتی تھی، پبلک پلیس پہ اتفاق سے ملنے والے رشتہ داروں کو نظر انداز کر کے گزر جاتی تھی۔ اسے خوام خواہ ان سے الیک سلیک نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عجیب سا آکورڈ سا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی آ گئی۔ ویٹر کو کافی لاتے دیکھ کے اسے سکون آیا۔ ویٹر جھک کے کافی رکھنے لگا اور وہ شرمندگی سے اپنے بیک پیک کا ہینڈل درست کرنے لگی۔ اسی پل ویٹر کا ہاتھ پسلا، ماہی کی چیخ بلند ہوئی اور کافی کا گرم گرم کپ نیچے گر گیا، این نگینہ بیگم کی آستین پہ جو دوپٹے سے باہر تھی۔ او گاڈ! ماہی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن نگینہ بیگم جگہ سے نہیں ہلی۔ گلے بازوؤں کو قدرے بلند کر کے افسوس سے دیکھا اور ویٹر کی طرف محض ایک گھورتی ہوئی نگاہ اچھالی۔ وہ بوکھلا کے معذرت کرنے لگا۔ اٹس اوکے، وہ بربرائی، لیکن ان سے پہلے ہی ماہی تیزی سے اٹھی، پریشانی سے بہت سے ٹیشو اٹھائے اور ان کے قریب آئی۔ میں صاف کرتی ہوں آنٹی۔ وہ جلدی جلدی ان کی آستین موڑنے لگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دم گھبرائی، رنگت فاق ہوئی، لیکن وہ ماہی تھی، پورے جہاں کی بیٹی۔ اس کے سامنے اس کی ایک بزرگ آنٹی کے اوپر چائے گر گئی تھی۔ وہ اسی وقت ان کے کپڑے بھی دھو کے استری کر دینے کو تیار تھی۔ آنٹی آپ بالکل ٹھہر جائیں، میں صاف کر رہی ہوں۔ ڈپٹ کے ان کو روکا، پھر احتیاط سے آستین اوپر فولڈ کی، ٹیشو سے گیلا بازو صاف کیا اور اسی پل وہ ٹھہری۔ بازو کی سرخ پڑتی جلد پر ایک نشان تھا، سلیب کی شکل کا سیاہ نشان، جس کے گرد دو نقطے لگے تھے، جیسے جلا ہوا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہی اس نشان کو دیکھ پائی تھی کہ نگینہ بیگم نے کھینچ کے آستین نیچے کی۔ رنگت قدرے متغیر ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویٹر اپنے بوس کو لے آیا تھا۔ معذرت کے لیے وہ پرس اٹھا کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہی تحیر سے انہیں جاتے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کے ویٹر کو بل لانے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد بل ادا کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ سرخ وائلٹ اس کے پاس تھا۔ گوسپ کے بعد وہ آنٹی چلی گئی تھی، ہاں ان پر کافی گر گئی تھی، لیکن چھوٹی تفصیلات آپ کے لیے اہم نہیں ہیں۔ روداد سناتے ہوئے وہ جل کر بولی، حالانکہ ڈیول از ان دا ڈیٹیل۔ ویٹر اس کے لیے پانی لا چکا تھا۔ پہلے اس نے تیزی سے چند گھونٹ بھرے، پھر سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر میرے موبائل پہ ظہر کی اذان کا وقت ہوا تو میں سستی سے اٹھی اور واش روم گئی، پھر وضو کیا اور پریئر ایریا میں جا کے نماز پڑھی۔ اس وقت 12:30 ہو رہے تھے شاید۔ نماز کے بعد وائلٹ تمہارے پاس تھا؟ وہ سر جھکائے ٹیشو پیپر پہ اوقات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ جی، کیونکہ نماز کے بعد میں زرد بھالو تک واپس آئی، ایک قریبی ریستوران سے کھانا کھایا اور پھر ڈیوٹی فری سے چاکلیٹس لی۔ اس نے تمام رسیدیں نکال کے سامنے رکھی۔
जिन्हें वो आदतन बैकपैक में चॉकलेट्स के साथ ठूंसती आई थी। चॉकलेट्स खरीदने के लिए मैंने बोर्डिंग पास दिखाया था, यानी इस वक्त वॉलेट मेरे पास था। वो रसीदों से वक्त देखता टिश्यू पे रकम काट रहा था। फिर मैं प्रेयर एरिया में वापस आई। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं वहीं सो गई। आधे घंटे बाद मैं उठी तो 2 बज रहे थे और मैंने फोन निकालने के लिए बैकपैक में हाथ डाला तो वॉलेट मेरे पास नहीं था। चॉकलेट्स तुमने 1 बज के 20 मिनट पे खरीदी और वॉलेट की गुमशुदगी का तुम्हें 2 बजे इल्म हुआ। इस 40 मिनट की विंडो में तुम्हारा वॉलेट खोया है। यही बात मैंने आधा घंटे पहले आपको बताई थी, लेकिन आपने पूरी मैथ्स इस्तेमाल की जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। चॉकलेट्स शॉप से प्रेयर एरिया तक 10 मिनट की वॉक है मैडम। इस 10 मिनट में तुम जिस जिस जगह से गुजरी हो, हम उस जगह दोबारा जाएंगे और तुम्हारा वॉलेट ढूंढेंगे। उठो। वो एकदम टिश्यू लपेटता उठ खड़ा हुआ। आप किसी से कहकर कैमरा फुटेज नहीं निकलवा सकते? उसने थकान से माहिर को देखा। उसकी कमर मजीद दर्द करने लगी थी। फुटेज निकलवाने तक तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो जाएगा। पहले हम खुद ढूंढ के देखते हैं। अजीब ढीठ आदमी था। 2 कप कॉफी पीकर वो अब फ्रेश था और वो थक चुकी थी। वो उसका वक्त जाया कर रहा था, कम वक्त ना हो तो। उसने बैग पैक कंधों पे पहना और उठ खड़ी हुई। चंद कदम चल के ही वो हाँफने लगी थी। अगर वॉलेट ना मिला तो ये लोग मुझे डिपोर्ट कर देंगे। इतनी मुश्किल से कनाडा का वीजा आया था, फिर से नया पासपोर्ट बनवाऊंगी और नहीं जाया होता तुम्हारा वीजा। वो उससे तेज कदमों से चल रहा था। वो उसके हर कदम को ट्रेस करते गए, लेकिन वॉलेट को नहीं मिलना था। ना मिला। अब तक माही की समझ में आ गया था कि यहाँ कोई असरो रसूख, कोई सिफारिश काम नहीं करनी थी। उसके पास पाकिस्तान वापस जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था और ये ऑप्शन शदीद शर्मिंदगी लिए हुए था। सारे ससुराल को मालूम था कि वो कनाडा जा रही है। रिश्तेदारों की ही नजर लगी होगी यकीनन। मुझे अपने शोहर को कॉल करनी है। वो भालू के करीब बनी एक चौकी पे बैठ गई। करो कॉल। माहिर ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। माही उसके बड़े हाथ को देखे गई। उसने हाथ नहीं बढ़ाया। माहिर ने मोबाइल वापस जेब में डाल लिया। दुनिया में 2 सबसे बड़ी कुव्वतें जो इंसान से कुछ करवा सकती हैं, उनमें से एक खौफ है और सबसे बदतरीन खौफ अनजान शय का होता है। फियर ऑफ अननोन। माही ने सर झुका लिया। क्या बताएंगी वो आबाद को? वो इतनी लापरवाह थी कि किसी ने उसका वॉलेट चुरा लिया और उसे मालूम ही ना हो सका। तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से डरती हो? वो दोनों अब साथ साथ बैठे थे और उनके सामने एयरपोर्ट पे बहुत से लोग आ जा रहे थे। टहलते भागते, तस्वीरें लेते, कॉफी के कप उठाए, मोबाइल पे सर झुकाए। सब की दुनिया अलग थी। एक दफा फिर अपना बच्चा खोने से उसने सोचा, लेकिन कहा नहीं, बस उसे देखे गई। और दूसरी बड़ी कुव्वत क्या है? मोहब्बत। वो सामने देख रहा था। आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? सिगार से। वो धीरे से मुस्कुरा दी। और आपका सबसे बड़ा खौफ? माहिर चंद लम्हे कुछ कह नहीं सका। आंखों के सामने एक चेहरा लहराया। गोल ऐनक वाला बच्चा आंखें मीच मीच के रो रहा था। उसने थूक निकला। मैं किसी चीज से नहीं डरता। आवाज कपकपाई थी। कुछ था जो उसके चेहरे में बदला था। माही ने गौर से आंखों की पुतलियां सकोड़ के उसका चेहरा देखा। चंद लम्हे के लिए वो अपना गम भूल गई। आप डरते हैं? बल्कि वो चौंकी। आप डरे हुए हैं। और अब उसे समझ में आया था कि इस शख्स में क्या बदला था। खौफ। ये खौफ था जो उसकी शख्सियत में जमा हो गया था और उसने सब बदल के रख दिया था। मैं किसी चीज से नहीं डरता, चाहे वो नजर आए चाहे नजर ना आए। वो सर झटक के सामने देखने लगा। ना नजर आए? माही ने बगौर से देखा। माही ने जवाब नहीं दिया। वो सामने देखे गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो ज्यादा ही पर्सनल हो गई थी। उसे ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। सॉरी, मेरा मतलब, तुम ना नजर आने वाली मखलूक पे यकीन रखती हो? जैसे उसकी नजरें सामने आते जाते लोगों के हिजूम में जमी थी। जैसे जिन्नात? माहिर ने चौंक के उसे देखा। फिर उसके कंधे ढीले पड़ गए। सार इस बात में हिला दिया। हाँ। आप नहीं करते? पता नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह गया जहां इंसानों के अंदर जिन्नात बोल रहे थे। वो लोग कर्स्ड थे या नाटक कर रहे थे। मैं समझ नहीं सका। ऐसे लोग कर्स्ड होते हैं, ना अदाकार। फिर क्या होते हैं? बीमार। वो सिर्फ बीमार होते हैं। वो जहां था वहीं रह गया। उसकी सांस अटक गई। वो बीमार था। होंठ फिर फड़ाए। आंखों के आगे एक चेहरा लहराया। वो बच्चा, गीली ऐनक, आंखें मीच के रोता। वो खौफजदा करने वाला नहीं था। वो तो सिर्फ बीमार था। मैंने एक ख्वाब देखा कुछ दिन पहले।
चंद लम्हों बाद उसे एहसास हुआ कि वो निढाल सी लड़की कुछ कह रही है। वो चौंक के उसे देखने लगा कि मैं किसी सफर पे हूँ और रास्ते में मुझे एक अजीब सा साया मिलता है, जैसे कोई जादूगर या शैतान हो। वो मेरे ऊपर फूंक मारता है और जब मैं वापस पहुंचती हूँ, यानी उस जगह जहाँ मैं जा रही थी, तो मैं अपना बच्चा खो देती हूँ। पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन बुरा ख्वाब बताना नहीं चाहिए। मैंने गलती से माँ को बता दिया था। बोर्डिंग की कॉल स्पीकर्स पे सुनाई देने लगी। मुबैना मुबीन की रही सही उम्मीद भी बुझने लगी। माही ने मायूसी से घड़ी देखी। बोर्डिंग आधे घंटे बाद बंद हो जाएगी और मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। शायद मेरा ख्वाब सच्चा था। मुझे कोई जादूगर तो नहीं मिला, लेकिन यूं लगता है घर वापसी पे कोई आफत मेरी मुंतजिर होगी। उसने झरझरी ली। अरबी में हम कहते हैं मकतूब, लिखा हुआ। मकतूब लिखा हुआ है, जो होना है और जो नहीं होना, सब लिखा जा चुका है। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी भी, मौत भी, फिर खौफ किस चीज का? और वो जो इतनी देर से आंसू काबू में रखे हुए थी, एकदम जैसे आंखों के बंद टूट पड़े। आंसू जारू कतार बहने लगे। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? वो एकदम बच्चों की तरह रोने लगी। माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। वो दोनों साथ साथ उस चौकी पे बैठे थे और वो चेहरे को हाथों में छुपाए रोए जा रही थी। आंखें साफ करो लड़की। उसने लिखा हुआ टिश्यू उसकी तरफ बढ़ाया। क्यों? रोती हुई औरत आप लोगों को कमजोर लगती है? उसने भीगा चेहरा उठा के गुस्से से उसे देखा। उस शख्स ने उसका इतना वक्त जाया करवाया था। कमजोर नहीं, सिर्फ भयानक। उसने शाने उचकाए। माही चौंकी, फिर तेजी से टिश्यू पकड़ा और आंखें रगड़ी। टिश्यू को वापस देखा तो उस पर नीलाहट लगी थी। रोने से यकीनन सारा मस्कारा बह गया था। एकदम ढेरों शर्मिंदगी चेहरे पर धोर गई। सॉरी। उसने जुकाम ज़दा सी सांस खींची। उफ, इर्द गिर्द लोग देख रहे होंगे। वो कितनी भयानक लग रही होगी। आईना भी नहीं था कि खुद को देख पाती। मोबाइल में सेल्फी कैम से देख सकती थी। वो कमबख्त, वो भी खो गया था। तुम्हारा मस्कारा बह गया है। वो गौर से उसे देख रहा था। माही ने बुरा मान के उसे देखा। इस वक्त मेरी जिंदगी में इससे भी बड़े मसाइल हैं। तुमने एक बजे वजू किया था। माहिर ने टिश्यू वापस लिया और औकात कार की फहरिस्त पड़ी। वजू से तुम्हारा मेकअप धुल गया होगा। फिर दोबारा मेकअप कब किया? माही ने भीगी आंखों में नासमझी लिए उसे देखा। मेकअप नहीं, सिर्फ मस्कारा ट्राई किया था। उसके माथे पे बल पड़े, लब भींच गए। मैंने कहा था मुझे अपने एक एक कदम के बारे में बताना। तुमने मस्कारा कब ट्राई किया? चॉकलेट्स लेने के बाद शायद। वो खुद भी कंफ्यूज हो गई। मैं ड्यूटी फ्री में मेकअप टेस्टर देख रही थी, वहीं से मस्कारा उठाकर लगा लिया। इससे क्या होता है? फ्री का मेकअप इंसान ट्राई कर ही लेता है। तुमने वो मस्कारा खरीदा? नहीं, लेकिन मैं मेकअप के बारे में ज्यादा नहीं जानता, सवाए उसके के। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ कि मस्कारा दोनों हाथों से लगाया जाता है। क्या मतलब? माहिर ने जवाब नहीं दिया। उसे उस मेकअप स्टॉल तक वापस लाया जहां से उसने मस्कारा ट्राई किया था। तुम चॉकलेट्स लेकर यहाँ से आई थी। तुम्हारा वॉलेट हाथ में था क्योंकि तुमने अभी अभी पेमेंट की होगी। वो अब मेकअप स्टॉल की तरफ रुख किए खड़ी थी। उसके पीछे था। तुमने दूसरे हाथ से मस्कारे की डब्बी उठाई होगी। उसने इशारा किया। माही ने मस्कारा उठा लिया, लेकिन मस्कारे की वॉन्ट निकालने के लिए तुम्हें वॉयलेट वाला हाथ इस्तेमाल करना था। सो तुमने वॉयलेट, माहिर ने दाएं हाथ से बने शेल्फ पे हाथ रखा, यहाँ रखा होगा शायद। माही ने वॉन्ट बाहर निकाली, फिर अपने हाथों को देखा। एक में डब्बी थी, दूसरे में मस्कारा वॉन्ट थी। उसके दोनों हाथ मसरूफ थे। ओ नो! वो चौंकी। वो शेल्फ की चीजें टटोल रहा था। एक सेल्स गर्ल साथ खड़ी हुई, लेकिन वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थे। क्या मालूम किसी ने उठा लिया हो। फिर वही बात, यहाँ कोई तुम्हारा पासपोर्ट नहीं चुराएगा लड़की। फिर किसी को मिला क्यों नहीं? उसने परेशानी से दूर नजर आती स्क्रीन को देखा। उसका बोर्डिंग गेट खुल चुका था। उसके साथ साथी मुसाफिर जहाज में बैठते जा रहे होंगे। किसी को मिलना चाहिए था, वो बुड़बुड़ाया। सवाए इस सूरत में कि वो, माहिर की उंगलियां शेल्फ के अकब तक गई। वो वहां दर्द से बनी थी कि वो फिसल के पीछे जा गिरा हो। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर सीधा हुआ और स्टॉल उठा के एक तरफ किया। उससे पहले कि सेल्स गर्ल रोकती, माही की चीख निकली। स्टॉल के पीछे फंसा हुआ सुर्ख वॉयलेट धड़ाम से जमीन पर जा गिरा था। एक लम्हे के लिए उसे लगा वो ख्वाब देख रही है। अगले पल वो झुका और वॉयलेट उठा के सीधा हुआ। कहा था ना, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। उसने झपट के वॉयलेट खोला। अंदर सब कुछ था। डेड मोबाइल, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, पैसे, कार्ड्स। ये स्टैंड्स के दरमियान में फंसा ना होता तो किसी को मिल जाता और तुम इतनी परेशान ना होती।
اور اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی کہ تم نے میک اپ ٹرائی کیا ہے تو میں اسی وقت بتا دیتا کہ مسکارا 2 ہاتھوں سے لگایا جاتا ہے۔ وہ روتے روتے ہنس دی، پھر آنکھیں رگڑی۔ یقیناً اب وہ پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ تھینک یو، آپ کی وجہ سے نہیں، میں نہ ہوتا تب بھی چند گھنٹوں بعد یہ کسی نہ کسی کو مل جاتا اور تم تک پہنچ جاتا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، سیاہ نیلے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دھندلی بصارت کے پار اسے دیکھا تھا۔ تھینک یو، تمہاری لاسٹ بورڈنگ کال سنائی دے رہی ہے، جاؤ، ہیو اے سیف فلائٹ۔ وہ مسکرایا تھا، وہ مزید وہاں رکنا چاہتی تھی، اس کا شکریہ کہنا چاہتی تھی، لیکن وقت نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی، پھر واپس اس کی طرف پلٹی۔ میں آپ کو کال کروں گی۔ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو اس کی ضرورت نہیں، وہ اسے ایک دن میں بھلا دے گا۔ تھینک یو۔ دونوں کے درمیان بہت سے لوگ آ گئے، یہاں تک کہ وہ اب اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ انسانوں کے ہجوم میں گم ہو گئی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی کال سبرینا کو ملائی۔ فلائٹ ریفنڈ کروا دوں؟ وہ کھنکارا۔ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ وہاں ایک لمحے کے لیے ناراض سی خاموشی ہو گئی۔ ویسا ہی ہے اداکار، ماہر نے چہرہ جھکا دیا۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں بولا۔ جب میں واپس آؤں گا تو مجھے دوبارہ واپس لے چلنا۔ تمہارا بھائی بیمار ہے اور میں بھی۔